आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। दिसंबर की ठंड के बीच बंगाल का सियासी पारा एकदम गर्म, चरम पर। आज टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी के बीच बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो बंगाल से 3 बड़ी खबरें। अमित शाह का 2 दिन का दौरा, इस बीच शुभेंदु अधिकारी शामिल होंगे बीजेपी में, और इस बीच बड़ी खबर यह भी कि लगातार ममता के साथी साथ छोड़ते जा रहे हैं। राहत की खबर ममता के लिए ये कि एक साथी ने यू टर्न ले लिया है। अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हैं, कोलकाता पहुंच चुके हैं। टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने यू टर्न ले लिया है। लगातार हलचल, बंगाल में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। और इस बीच हम आपको यह भी बताएं कि बंगाल के 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, और शाह आज मिदनापुर में किसान सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही किसानों के घर में दोपहर का भोजन भी करेंगे। इलाका ममता बनर्जी का है, लेकिन धमाका बीजेपी कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह के दौरे से पहले जो सियासी घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुए, उससे सस्पेंसफुल हैं। एक के बाद एक दीदी के भरोसेमंद बागी हो गए। टीएमसी से एग्जिट के बाद बीजेपी में उनकी एंट्री से ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि 2021 चुनाव से पहले अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा बहुत अहम क्यों है। इससे जुड़ी 5 बड़ी खबरों को बहुत गौर से सुनिए। बड़ी खबर नंबर 1, दौरे से पहले शाह की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई। बड़ी खबर नंबर 2, बंगाल के आला अफसरों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के सख्त निर्देश। बड़ी खबर नंबर 3, बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा। बड़ी खबर नंबर 4, चुनाव आयोग ने 2021 बंगाल चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। बड़ी खबर नंबर 5, नड्डा ने 7 केंद्रीय मंत्रियों को मिशन बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी। ये पहला मौका है जब 1 महीने के अंदर बीजेपी के 2 शीर्ष नेता बंगाल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 9 और 10 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर गए थे, जहां उनके काफिले पर हमला हुआ था, और अब 2 दिन के दौरे पर अमित शाह बंगाल में हैं। 19 दिसंबर दौरे का पहला दिन, मेदिनीपुर का दौरा, रामकृष्ण मिशन का दौरा, सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन, खुदीराम बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण, एक और मंदिर में दर्शन, किसान के घर पर लंच, मिदनापुर में आम सभा। 20 दिसंबर दौरे का दूसरा दिन, बोलपुर का दौरा, विश्व भारती में दौरा, लोक गायक के घर पर लंच, रोड शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब नवंबर में अमित शाह बंगाल दौरे पर गए थे। शाह ने एक आदिवासी के घर पर खाना खाया था। दलित परिवार के घर खाने पर ममता दीदी ने शाह पर हमला बोला था। पलटवार करते हुए शाह ने मिशन 200 की संपूर्ण व्याख्या की थी। 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है, और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है, और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद। शाह ने मिशन 200 की रणनीति तैयार की है। होमवर्क पूरा हो चुका है। ग्राउंड पर बीजेपी की सेना उतर चुकी है। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री, अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री, मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, केशव मौर्य डिप्टी सीएम यूपी, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश। सियासत की बिसात बिछ चुकी है और ममता के साथ शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह है कि अमित शाह के दौरे से पहले गृह मंत्रालय की बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में बंगाल के आला अफसरों को साफ शब्दों में समझा दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू पर कोई समझौता नहीं होगा। साफ है, गहमा गहमी के बीच शाह के बंगाल दौरे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यानी बंगाल में अब क्या होगा, सियासी पत्ते
कल शाह खोल देंगे। कोलकाता से मनोज गलोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी नेताओं की बढ़ती लिस्ट ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ममता बनर्जी के एक के बाद एक कई दिग्गज नेता साथ छोड़ते जा रहे हैं, इस्तीफा देते जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच ममता बनर्जी के लिए राहत की खबर यह आई कि बागी नेता जितेंद्र तिवारी ने यू टर्न ले लिया। पश्चिम बंगाल में ममता के बागी नेताओं की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। टीएमसी खेमे में भगदड़ मची है। बीजेपी खेमा गदगद है। ममता की ताकत बिखर रही है, बीजेपी ताकत बटोर रही है। बंगाल चुनाव की उल्टी गिनती से पहले नंदीग्राम आंदोलन का क्रांतिवीर शुभेंदु अधिकारी बगावत कर चुका है। बनाश्री मेहती और शीलभद्र दत्ता ने भी पार्टी छोड़ दी। ममता आरोप लगा रही है कि इस तोड़फोड़ की पटकथा बीजेपी दफ्तर में तैयार हो रही है। কোথায় গেছে বুঝুন বিজেপি? সামান্য ন্যূনতম লজ্জা বা ভদ্রতা বা সৌজন্যতা নেই। সুব্রত বক্সিকে ফোন করেছে, ফোন করে বলছে দাদা একটু কথা আছে আপনার সাথে বসবো। কত বড় সাহস! शुभेंदु के टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। बीजेपी पार्टी दफ्तर का दरवाजा खोलकर उनके स्वागत के लिए तैयार है। हालांकि इस बीच स्पीकर ने शुभेंदु का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे के फॉर्मेट को लेकर सवाल खड़े किए हैं और 21 दिसंबर को बुलाया है। दरअसल नंदीग्राम आंदोलन से मशहूर हुए शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक रसूख ही ऐसा है कि बीजेपी हर हाल में उन्हें अपने खेमे में लाना चाहती है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के गढ़ दक्षिण बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में पकड़ रखते हैं। पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया जिले में टीएमसी की सियासी जमीन तैयार करने में शुभेंदु अधिकारी की अहम भूमिका रही है। शुभेंदु की जंगल महल और पूर्वी मिदनापुर इलाके में जननेता के तौर पर पहचान है। 2016 में उनके प्रभाव वाले इलाके की 49 सीटों में से 36 सीटें जीत ली थी। माना जा रहा है कि वो 6 जिलों की 40 सीटों पर असर रखते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के पुराने नेता हैं। पार्टी को स्थापित करने में उनका अहम योगदान रहा है। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी पार्टी में अपने घटते अहमियत से नाराज थे। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक रसूख उन्हें चोट पहुंचा रहा है। अटकलें तेज हैं कि आज मिदनापुर पहुंच रहे गृह मंत्री अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी समर्थकों के साथ अपना पाला बदलेंगे। हालांकि बीजेपी खुलकर कुछ नहीं कह रही, लेकिन बार बार समझा जरूर रही है कि टीएमसी में बहुत असंतोष है। उनकी पार्टी में न तो लोकतंत्र है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई विधान है और एक व्यक्ति का नाम पर चलता है। यहाँ अपने लोकतंत्र में इस प्रकार व्यवस्था को कोई स्वीकार नहीं करता है, इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। এরকম নজির পাঁচটা দেখাতে পারে, দেখাতে পারে। আমি এত বীর যে আমি যদি কাল মমতা ব্যানার্জিকে ছেড়ে দিই, মমতা ব্যানার্জি পার্টি উঠে যাবে। बेशक टीएमसी सूबे में नंबर 1 है, लेकिन ये भी 100% सही है कि बगावत करने वाले भी सबसे ज्यादा यही हैं। 18 दिसंबर 2020 को कबीरुल इस्लाम ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। 1 अक्टूबर 2019 को शुभाशीष दत्ता ने पार्टी छोड़ दी। जनवरी 2019 में सौमित्र खान बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मार्च 2019 में सांसद अनुपम हजारा ने बीजेपी का कमल उठा लिया। मई 2019 में ही टीएमसी एमएलए मोनिरुल इस्लाम और शुभ्रांशु राय बीजेपी के साथ हो लिए। जून 2019 में टीएमसी एमएलए सुनील सिंह 12 पार्षदों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और अब 24 परगना जिले के बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता भी पार्टी को बाय बाय कर चुके हैं। शीलभद्र दत्ता ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की दखल अंदाजी से नाराज हैं। पार्टी जैसे चल रहा है, प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व में पार्टी चल रहा है। अभी प्रशांत किशोर जी कोई प्रोफेशनल ग्रुप है, ऐसा उनका एटीट्यूड है जो पार्टी का लीडर है। बंगाल का पॉलिटिक्स ऐसा चल रहा है। अब 40 साल राजनीति में है, छत्तीसगढ़ ट्राइब से तरफ से तब से आप राजनीति में है, लेकिन आज 2-4 आदमी है, 22-23 साल का कोई लड़का आके हमको बोलेगा कि ऐसे चलो, ऐसा चलो, ऐसा करो, ये चल रहा है। इस बीच ममता के लिए राहत की खबर आई। बागी नेता जितेंद्र तिवारी ने यू टर्न लिया और टीएमसी न छोड़ने की बात कही।
साथ ही ममता बनर्जी से माफी भी मांगी। बंगाल की सत्ता में स्थापित होने के लिए बीजेपी को दक्षिण बंगाल में टीएमसी का किला गिराना होगा, क्योंकि 294 सीटों वाली विधानसभा में 64 सीटें सिर्फ 24 परगना उत्तर और दक्षिण में हैं, जहां बीजेपी एक सीट तक नहीं जीत सकी है। यही वजह है कि तोड़फोड़ का केंद्र दक्षिण बंगाल है। उत्तर 24 परगना में मुकुल रॉय पहले ही बीजेपी की ताकत बढ़ा रहे हैं, और अगर अब शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी की झोली में गिर गए तो ममता की एकला चलोरे वाली राजनीति भारी पड़ सकती है। इंद्रजीत कुंडू और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को सरकार हर तरह से सुनने में जुटी हुई है। मौका था मध्य प्रदेश के किसानों से सीधे संवाद का, और जब प्रधानमंत्री बोले तो नए कृषि कानून की एक के बाद एक खूबियां लगातार गिनवाते गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को लेकर उनकी सरकार की नीयत गंगा जल जैसी पवित्र है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला किया। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं। मैं परसों में बोलने गया थी, किसानां का जिंदाबाद। किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया। उदों कैसे अगले 53 फिर भी हिंदू राष्ट्र का नारा ला के 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। इधर 23वें दिन भी दिल्ली की सरहद पर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद किया। पीएम ने कहा, कृषि सुधार में अविश्वास का कोई कारण नहीं। मेरी नियत मां गंगा जैसी पवित्र है। एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का काम हो रहा है। किसानों को ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से मुक्ति दी गई। विपक्ष कृषि कानून को लेकर भ्रम फैला रहा है। मतलब प्रधानमंत्री की बातों का मजमून ये रहा कि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं करेगी। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। पीएम मोदी वर्चुअल संवाद तो कर रहे थे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ, मगर उनकी निगाह में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे किसान थे। इसलिए बार बार वो उन्हीं किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास करते दिखे। फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है। जमीन किसान के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी एग्रीमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं। पीएम मोदी ने इसी मन से बताया कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया। पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है। उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 10 साल में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर। कोई लीकेज नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं, कट कल्चर का नामो निशान नहीं। जब कृषि कानून के फायदे पीएम गिना चुके, जब ये भी गिना चुके कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया, जब ये भी बता चुके कि वो किसानों के हितैषी हैं, उसके बाद नंबर आया विपक्ष का। पीएम ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने,
पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि कृषि कानून रातों रात नहीं आया, बाकायदा चर्चा के बाद आया है। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस ने किसानों के बहाने पीएम पर ताबड़तोड़ निशाने साधे। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है, जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाने को आमादा है। विपक्ष किसानों के नाम पर सरकार को लगातार घेर रहा है और सरकार के मंत्रियों के अलावा अब पीएम भी कह रहे हैं कि वो किसानों से बातचीत को तैयार है। मगर जिस तरह से पीएम मोदी ने कृषि कानून के फायदे गिनाए और जिस तरह से विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा, वो कम से कम यही संदेश दे रहा है कि सरकार कृषि कानून को किसी भी कीमत पर वापस नहीं करेगी। आज तक बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा में बीजेपी के एक सीनियर लीडर पार्टी की लाइन छोड़कर किसानों के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। हरियाणा के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कृषि सुधार कानून पर जो बयान दिया है, उसी बयान पर विपक्ष अब बीजेपी को घेर रहा है। 35 लाख किसानों के बैंक खातों। आज इन 3 तस्वीरों से किसान आंदोलन की पॉलिटिक्स को आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों के साथ सम्मेलन की है, तो दूसरी तस्वीर पश्चिम यूपी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की किसान सभा की है और तीसरी तस्वीर है बीजेपी के राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह की, जिसमें उन्होंने कृषि सुधार कानून के खिलाफ हमला बोला। अब तक बीजेपी तर्क दे रही थी कि किसान आंदोलन राष्ट्रीय नहीं बल्कि पंजाब तक सीमित है, लेकिन अब बीजेपी शासित राज्य यानी हरियाणा में कानून के खिलाफ बीजेपी के सीनियर लीडर ने आवाज बुलंद की है। सरकार ने कानून बनाया, वो ये थोड़ा कहेंगे कि ये गलत कानून है, वो तो यही कहेंगे कि हमने किसान के हित में बनाया। किसान ये कहते हैं कि इससे हमारा अहित होता है, तो इसी चीज के लिए तो संवाद की जरूरत है। हरियाणा की राजनीति में वीरेंद्र सिंह एक बड़ा नाम है। किसानों में उनकी गहरी पैठ है। 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे और अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। किसान सुधार कानून पर वीरेंद्र सिंह की बड़ी बात समझिए। किसानों के साथ शामिल होना मेरा धर्म है। सरकार अपने कानून को खराब क्यों कहेगी? किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए। किसानों के साथ संवाद से जल्द समाधान हो। किसानों का सपोर्ट, पार्टी का विरोध नहीं। किसान भी तैयार हैं, ये नहीं है। कहीं ना कहीं क्लिक होगा मामला, तभी जब संवाद जारी रहेगा। संवाद अगर टूट गया, ये संवाद इसलिए संवाद हो कि उसको लंबा करें, वो कोई संवाद नहीं। संवाद होना चाहिए जिससे कि कुछ परिणाम निकल के आए। हरियाणा में बीजेपी के सीनियर लीडर के किसानों के सपोर्ट में आने से मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि हरियाणा की खाप पंचायतें किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। हरियाणा में गोत्र के हिसाब से खाप पंचायत होती है। खाप पंचायतों की हरियाणा में अहम भूमिका है। अलग अलग गोत्र की 24 खाप पंचायतों का सपोर्ट निर्दलीय एमएलए सांगवान सपोर्ट वापस ले चुके हैं। किसान आंदोलन से हरियाणा की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं, जो खट्टर सरकार की चुनौती बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के संत बाबा राम सिंह की आत्महत्या से भी लोगों में गुस्सा है। वहीं 12 दिसंबर को हरियाणा की डिप्टी सीएम और जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला भी राजनाथ सिंह से मिले थे। उस वक्त उन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन बताई थी। I am hopeful for next 28 to 40 hours there will be another round of talks and some conclusive statement can be out of both. पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन अब पूरे हरियाणा में फैल सकता है। इसी कड़ी में जेजेपी पहले ही किसान आंदोलन को लेकर पशुपेश में है और अब वीरेंद्र का किसान के सपोर्ट में उतरना हरियाणा में सियासत के बदलते चेहरे का एक रूप हो सकता है, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। आज तक ब्यूरो। देश भर से किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? कहां-कहां बीजेपी नेताओं का घेरा हुआ और कहां किसानों ने आंदोलन की नई रणनीति तैयार की? आज तक के 5 रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए जरा। ऐसे किसान बहनों और भाइयों को
शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़ के, शीश झुका के, और कई बार मैं घुटना टेक कर प्रणाम करता हूं तो कांग्रेसियों को जलन होती है, का कोई पता है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की किसानों के आगे दंडवत प्रणाम की हैं। लेकिन जालंधर में बीजेपी नेता श्वेत मलिक को किसानों के क्रोध का शिकार बनना पड़ा। जैसे ही किसानों को भनक लगी कि मलिक शहर में हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस के आने के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। वहीं 23 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान खुले आसमान के नीचे अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं। आज की करंट सिचुएशन ये है कि दिल्ली के 3-4 बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। दिल्ली का टिकरी बॉर्डर, दिल्ली का सिंघू बॉर्डर, दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर। सबसे पहले नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर। यहाँ पर आप देखिए मेन रोड पर एक तरफ जो रास्ता नोएडा से दिल्ली के लिए जाता है उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। किसानों ने यहाँ पे टेंट लगाया है, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ एक लेन आम ट्रैफिक के लिए खोला गया है। कृषि विधेयकों पर हमारे भारत के कन्याकुमारी से लेकर और उत्तर प्रदेश के चमोली भदोही तक एक ही सबकी राय है कि ये कृषि बिल वापस होना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं। किसानों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अलग अलग जगहों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं या आसपास के रहने वाले हैं। वो किस तरीके से किसानों की मदद कर रहे हैं। लंगर चल रहा है, हर रोज यहाँ पर हजारों लोगों का खाना बनता है। स्कूल के बाद 8 बजे आता हूँ घर पे और फिर घर पे ही पढ़ाई वगैरह करता हूँ। और यहाँ पर कितने देर रहते हो? यहाँ पे मतलब अभी तो स्कूल खुले नहीं है। हाँ। इसी बॉर्डर पर बुक स्टॉल भी हैं, जहां आंदोलनकारी किसानों के लिए किताबों का इंतजाम किया गया है। वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं, जो अब लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। दिल्ली के सर्द मौसम की मार से बचने के लिए खास तरह के टेंट का इंतजाम किया गया है, ताकि किसानों का आंदोलन भी चलता रहे और सर्द मौसम के अत्याचार से किसान निपट सके। आज तक ब्यूरो।